देखिए मित्रों, इसके पहले हमने आपको सिंधु पढ़ा दिए हैं, वैदिक काल पढ़ा दिए हैं, वैद्य पढ़ा दिए हैं, जैन पढ़ा दिए हैं। और अभी जो आपकी आवाज़ आ रहा है, ये देखिए सड़क के बगल में आपका ये क्लास है, लगती है आवाज़ थोड़ा बहुत आ सकता है। इसके लिए आप लोग को डिस्टर्ब ना हुआ करिएगा। अभी आप लोगों को क्लास कहीं और शिफ्ट कर देंगे, वहाँ ये सब आवाज़ें नहीं आएंगी। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइए, थोड़ा मैनेज करिए, तो आप शिक्षा लेने। देखिए यूट्यूब पर आप लोगों को अभी तक जितना भी है, बहुत लोग पेड बैच चलाए हैं। हम आपको फ्री यूट्यूब पर फ्री क्लास देकर आपको ये दिखाएंगे, आप लोगों को ये दिखाएंगे एक यूट्यूब पर कैसे क्रांति लाई जाती है। बिना पेड बैच का हम कैसे सिलेक्शन दिलाते हैं। क्या यूट्यूब के पढ़ने से सिलेक्शन होगा? हाँ, 100% 100% गारंटी दे रहा हूँ, लिख के ले लो, होगा। हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको 30 से 35 नंबर का आपका पढ़ाएंगे, उसमें से आपको पक्का बता रहे हैं, अगर आप लोगों का अगर सहयोग रहा, अच्छा खासा सहयोग रहा, तो हम पूरा पेड का क्लास अभी 2 महीने का समय उससे कम बचा है, मगर उसमें हम 2 बार आपका सिलेबस कवर कराएंगे। आपका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। सिलेबस कैसे बड़ा बनाया जाता है आप लोग एक बार समझिए। किसी को पेड बैच भेजना तो कैसे बड़ा सिलेबस दिखाकर आपको बड़ा बैच बना देते हैं। कैसे देखिए आप लोग, जैसे मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश में आपका सिलेबस में सिर्फ दिया क्या है? सम्राट अशोक के बारे में दिया है। किसके? सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में दिया है। मगर आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये देखिए आप लोग। इसमें कम से कम 50% लोग फंसे हुए हैं। कितने लोग? 50% लोग इसमें फंसे हुए हैं। देखते हैं कैसे। जैसे सम्राट मौर्य वंश दिया, तो आपको सम्राट अशोक के बारे में सिर्फ पढ़ना है, मगर आपको पढ़ाएंगे क्या? पूरा मौर्य वंश ही पढ़ा डालेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा देंगे, बिंदुसार के बारे में पूरा पढ़ा देंगे, और सम्राट अशोक के बारे में। इस तरह से आपका सिलेबस बड़ा हो जाता है। उसे हम समझते हैं कैसे, और उसका एक कोई भी मतलब नहीं है। अभी आप लोग सोचेंगे कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, नंबर कौन ज़्यादा लाएगा, सिलेक्शन किसका होगा? आप लोग देखते होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, 24 घंटा 12 घंटा पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई 2 ही घंटा पढ़ रहा है, 4 ही घंटा पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन कैसे हो जा रहा है? उसका आधे का आधा पढ़ रहा है। आज आपको एक राज बताते हैं, देखिए कैसे। जैसे आपको मान लीजिए क्या है, ये दूध है। क्या है? दूध है, ठीक। दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे आपका ले लीजिए आपका पनीर। क्या? पनीर, छेना, ठीक। छेना का मीठा होता है। एक बर्फ़ी बनता है। क्या बनता है? बर्फ़ी बनती है। और गुलाब जामुन, ठीक। जामुन आपका कितना चीज़ बनता है? और सारी चीज़ें बनती हैं। खीर हो गया, उसका सेवई हो गया आपका, ये सब बनती हैं। मगर हम समझते हैं आपके सिलेबस में जैसे दिया है, क्या ये मौर्य वंश हो गया, समझे आप लोग। ये क्या हुआ? ये मौर्य वंश हुआ, और यहाँ ये आपका दूध हुआ। आपके सिलेबस में कह रहा है कि सम्राट अशोक के बारे में पूछेंगे, और यहाँ कोई कह रहा है कि हम आपके पनीर के बारे में पूछेंगे। किसके? सिर्फ पनीर के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिलेबस को खींच रहे हैं, देखिए। यहाँ सम्राट अशोक दिया है ना, कहेंगे सम्राट अशोक दिया है, ठीक है। आपको कह रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में पूछेंगे सिर्फ, ठीक। यहाँ कह रहे हैं पनीर के बारे में पूछेंगे। मगर और क्या बुद्धिमान व्यक्ति लोग क्या कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें 100 का 100 लाना है, वो लोग पनीर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, छेना के बारे में, बर्फ़ी के बारे में, गुलाब जामुन के बारे में, यानी सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मगर आपका सिर्फ पूछेगा पेपर में क्या? बस पनीर के बारे में, इसी के बारे में पूछेगा। एक लड़का, आपका सवाल ये है कि कोई 2 घंटा यानी हमसे कम पढ़कर सिलेक्शन ले रहा है, और हम रातों दिन 24 घंटा पढ़ रहे हैं, मगर हमारा सिलेबस कहाँ है? आप यहीं इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। यहाँ से पहले आप लोग निकलिए। कैसे फंसे हुए हैं? आप दूध को देख लिए, जैसे मौर्य वंश को देख लिए, तो आपने इसको भी देखे। एक बच्चा है सिर्फ पनीर की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। किसकी? पनीर की जानकारी। एक बच्चा ज्ञानी बनना चाहता है, कहता है हम पेपर में 100 का 100 लाएंगे, वो छेना के बारे में पढ़ रहा है, बर्फ़ी के बारे में पढ़ रहा है, गुलाब जामुन के बारे में पढ़ रहा है। ये इस पर 1 घंटा दे रहा है, इस पर 1 घंटा दे रहा है, इस पर 1 घंटा दे रहा है, और इस पर भी 1 घंटा दे रहा है। टोटल कितना घंटा हो गया आपका? 4 घंटा हो गया। कितना? 4 घंटा हो गया। और एक लड़का है जो सिर्फ पनीर पर 1 घंटा दे रहा है। कितना? 1 घंटा दे रहा है। इसके लिए कंटेंट पढ़ने के लिए बहुत छोटा है। मान लीजिए इसका कंटेंट 1 पेज का है। कितना है? 1 पेज का है, ठीक है। समझिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। ये 1 पेज को पढ़ रहा है। कितना? 1 पेज को पढ़ रहा है। और ये कितने पेज को पढ़ रहा है? इस पेज को पढ़ रहा है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, यानी ये टोटल 4 घंटा 4 पेज को पढ़ रहा है। कितना? 4 पेज को पढ़ रहा है, ठीक है। ये 4 पेज को पढ़ रहा है, ठीक। ये 4 पेज को पढ़ रहा है 4 घंटे में। और ये 1 घंटा 1 पेज को पढ़ रहा है, और 4 घंटे में एक पेज को
4 बार पढ़ेगा। कितनी बार? 4 बार। कितने बार पढ़ेगा? 4 बार पढ़ेगा। और ये 4 घंटा में सिर्फ एक चारों पेज को एक ही बार पढ़ रहा है। इस एक पेज को ये 4 बार पढ़ रहा है। समझिए आपको, अगर पेपर में आएगा कोई प्रश्न आ जाएगा, ये 4 पेज को पढ़ रहा है, इसका समय ज़्यादा लग रहा है और इसमें भूलेगा भी। मगर ये 1 घंटा पढ़ रहा है। क्या 1 घंटा पढ़ रहा है? सिर्फ एक पेज को पढ़ रहा है। अगर सवाल कहीं से बनता है, क्या सवाल कहीं से बनता है तो इसका छूटेगा नहीं। क्या इसकी छूटने की कोई संभावना नहीं है, और इसके छूटने की 100% संभावना है। ये 100 नंबर का होता है, अगर 100 प्रश्न आता है, ये सिर्फ 40 प्रश्न करेगा। कितना करेगा? 40 प्रश्न। क्योंकि हर एक चीज़ याद नहीं रहती, हमेशा लंबा है। ये क्या करता है, अगर 100 का आता है तो 80 करेगा। कितना? 80 करेगा। ये भी छोड़ेगा, मगर 20 छोड़ेगा। ये कितना छोड़ेगा? 60 छोड़ेगा। ये बस 20 छोड़ेगा। तो बताइए, 1 घंटा वाला 80 ला रहा है और 4 घंटा पढ़ने वाला लड़का कितना ला रहा है? 40। इसी में 50% लोग फंस गए हैं। किसमें? इसी में। हमें पूरा लाना है, हमें सब कुछ करना है। या आपका अगर दूध के बारे में दिया है तो हम पूरा पढ़ेंगे। ये पनीर, अगर पनीर के बारे में आयोग दिया है तो गलत दिया है, या दिया है तो इससे बाहर भी पूछ सकता है। सब कहते हैं 1-2 प्रश्न आएगा। कैसे आ जाएगा? आप लोग अभी इसके पहले प्रीवियस ईयर में पेट का जब हुआ है तो उसमें बस अगर सम्राट अशोक से क्या है, सिर्फ सम्राट अशोक से पूछा है ना कि आपको मौर्य वंश उठा के चाहे जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, ये सब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? क्यों सिलेबस को लंबा खींच रहे हो? आपका एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। देखिए, अपना सीमित कंटेंट बनाइए और असीमित रिवीजन कीजिए, जिससे कि आप सिलेक्शन ले ले। ये नहीं कि इसी लड़के की तरह आप 24 घंटा दीजिए, लाएंगे कितना? 40 लाएंगे। ये 1 घंटा पढ़कर आपका 80 नंबर ला सकता है। और आप लोगों को अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो आप इस एक बार और ऐसी आप काम करते रहिए कि आप ये पूरा पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपसे कम पढ़ने वाला लड़का देखिए सिलेक्शन ले जाएगा, और ले भी जाते हैं। कहते हैं हम 2 महीने में सिलेक्शन ले लिए, या 3 महीने में, 6 महीने में। क्या होता है? वो अपने सिलेबस को देखते हैं। ये नहीं कि आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करके, इसकी आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी एससी का पूरा पढ़ रहे हैं। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, मगर पढ़ क्या रहे हैं? यूपी एससी की पढ़ रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है, कहेगा ये भी पूछेगा, वो भी पूछेगा। सबका सिलेबस है। क्या है? सबकी सिलेबस है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से ही चलना है। हम आपको जितना पढ़ाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आपके ये वाला स्थिति आ जाए, हाँ, कि 4 नंबर आ जाए या 40 नंबर आ जाए, ऐसा नहीं बनेगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं कर रहा है कि हम इस पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। आपको अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं पढ़ाया जा रहा है वहाँ पढ़िए। ये जरूर नहीं कि हम पढ़ाए जो वही सत्य है। मगर हाँ, आप भ्रमिए मत। इसमें 40 से 50% लोग इसमें फंसे हुए हैं। आप अपने अगल बगल या अपने मित्रों से पूछेगा तो वो बताएंगे मौर्य, मगर आप पूछेंगे अगर मौर्य उस सम्राट अशोक के बारे में तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बताएंगे। जानकारी अच्छी बात है, मगर अभी आपका पेपर है, पेपर के हिसाब से अभी 2 महीना आपको सिर्फ अपने सिलेबस पर ही देना है। ये नहीं करें कि आपको जानकारी नहीं, जानकारी होनी चाहिए, मगर पेपर से 2 महीने तक आपको बहुत सावधान ही रहना है। अपनी बाउंड्री लाइन बना कर रखना है। जैसे आपकी बाउंड्री लाइन ये हो जाता है, आपका ये बाउंड्री लाइन है, यहीं तक आपका सिलेबस है, इसी के अंदर सिलेबस है, इसे बना लीजिए। इसके बाहर हमें कुछ भी दिखाई देता है, हमें इसे नहीं गेन करना है। और गेन करने को प्राप्त करने सेकंड एक दिशा में निकलेंगे, अनंत जाते रहेंगे। कितना जाएंगे? इधर जाइए, इधर जाइए, जाते रहिए, आप इनफाइनाइट तक जाते रहिए, आप भरमते रहिए। फिर तो अपने सिलेबस को देखिए, 2 बार 3 बार अपने सिलेबस को देखिए, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। अब हम आपको बताते हैं सम्राट अशोक के बारे में। और इस बार आप लोग देखिएगा यूट्यूब से, इसी क्लास से, यहीं गरिमागढ़ से आप लोग देखिए कितना सिलेक्शन लेते हैं। हम आज अशोक सम्राट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल। एक भी प्रश्न आपका पेपर में नहीं छूटेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। देखिए सम्राट अशोक के बारे में पहले, सम्राट अशोक के पहले हम देखें इनके पिता के बारे में। क्या? इनके पिता के बारे में। बिंदुसार इनके क्या है? पिता है। क्या है? इनके पिता है। इनका जन्म कब होता है? किनका? इनके 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? इनके बड़े पुत्र कौन है? सुसीम। कौन है? सुसीम। सुसीम। और इनसे छोटे कौन है? अशोक। अशोक। कौन? अशोक। बिंदुसार के बारे में ऐसा कहा जाता था ये बहुत बड़े पियक्कड़ थे। कौन? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। सीरिया के राजा से, क्या? सीरिया के राजा से एड्रोमेकस, सीरिया के राजा एड्रोमेकस, इससे एड्रोमेकस, ये सीरिया के राजा हैं।
सीरिया के राजा एड्रोमेकस के राजदूत, क्या एड्रोमेकस के राजदूत कौन है? डायमेकस। क्या है? डायमेकस। डायमेकस से बिंदुसार के दरबार में कौन आता है? डायमेकस आता है। इससे इन्हें सीरिया के राजा से क्या मंगवाते हैं? अंजीर मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? ये क्या मंगवाते हैं? अंजीर। अंजीर और क्या मंगवाते हैं? मीठी शराब। मीठी शराब और क्या मंगवाते हैं? दार्शनिक। क्या? दार्शनिक। क्या मंगवाते हैं? दार्शनिक मंगवाते हैं। ये दार्शनिक मंगवाते हैं। तो इस तरह से हम अपना देखते हैं। 1 मिनट। दार्शनिक, अंजीर ये सब मंगवाते हैं। तो इन्हें एड्रोमेकस क्या क्या देते हैं? एड्रोमेकस क्या क्या देता है? अंजीर देता है, मीठी शराब देता है, दार्शनिक नहीं देता है। ये आपका पेपर पूछता है, मगर यहाँ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ अशोक के रिलेटेड आपका सब कुछ पूछा जाएगा। अब ये शराब बहुत ज़्यादा पीकर क्या मस्त मौला पड़ा रहता था। कौन? बिंदुसार। तो उसी समय कश्मीर में ढेला फेंकने लगे थे। कौन? वहाँ के कश्मीरी लोग। यानी वहाँ विद्रोह हो जाता है, तो विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को अशोक सुसीम को बिंदुसार भेजते हैं विद्रोह दबाने के लिए। सुसीम जाते हैं कहाँ? कश्मीर पर। कश्मीर के विद्रोह को सुसीम दबाने में असफल हो जाते हैं, तो अशोक को भेजते हैं। किसको? अशोक। अशोक उस समय अवंती का क्या था? उस समय अवंती का राज्यपाल था। क्या था? राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल। अवंती कहाँ पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है। अवंती का क्या था? राज्यपाल था। सुसीम उसमें बहुत क्या था? उस समय बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, बहुत ज़्यादा निर्दयी था। उस समय कश्मीर में जब विद्रोह था और अवंती का राजा था, तो अशोक बहुत ही निर्दयी हुआ करता था। तो कश्मीर में गया, वहाँ जितने विद्रोही थे उनको मार काट कर एकदम रद्द कर दिया। जब जब अशोक से पूछते हैं और बिंदुसार जाते हैं, अशोक बिंदुसार से कहते हैं अशोक कि वहाँ विद्रोह समाप्त कैसे? बोले कैसे कहे, जब कोई रहेगा तब तो जितने विद्रोही थे वो सब मार काट देता है। उसके बाद यहाँ कश्मीर में क्या, यहाँ पर श्रीनगर की स्थापना करता है। श्रीनगर की स्थापना करता है। और कश्मीर की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? कल्हड़ की पुस्तक। कौन? कल्हड़ की पुस्तक अराज तरंगिनी में। किसमें? अराज तरंगिनी में। कहाँ? अराज तरंगिनी में हमें इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? कश्मीर की जानकारी मिलती है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? अशोक अवंती का राजा था और इसके बड़े भाई सुसीम थे। सुसीम विद्रोह दबाने के लिए कश्मीर जाते हैं, मगर कश्मीर में वो सफल हो जाते हैं विद्रोह दबाने में। तो अशोक भेजा जाता है, तो कश्मीर के विद्रोह को उन्हें निशान करते हैं और श्रीनगर की स्थापना करते हैं। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिनी में कश्मीर की जानकारी मिलती है। ये कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। अब हम इनका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म देखते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 304 BC में। 304 BC में इनका जन्म होता है। इसके बाद इन्होंने 269 BC में अपना क्या करवाते हैं? राज्याभिषेक करवाते हैं। राज्याभिषेक करवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मरवा कर राजा बने। ऐसा हिस्ट्री में लिखा कहीं नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों को 99 भाइयों को मार के ये क्या बने थे? राजा बने थे। अब ये जब राज्याभिषेक करवाले 269 में, तो ये और इसके बाद ये और यानी कि निर्दयी होता है। अब ये अपने जान लीजिए बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाता है। इसी समय इसके 8वें वर्ष किसके? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग। कहाँ पर? कलिंग का युद्ध होता है। यहाँ पर ये इतना निर्दयी हो गया था कि ये बूढ़े, यहाँ तक कि बूढ़े महिलाओं, बच्चे, गर्भवती महिलाओं तक को मार देता है। किसी को नहीं छोड़ता, एकदम संहार कर देता है बहुत बड़ी लेवल पर। इतना ये वहाँ करता है कि ये खुद इतना लाश देखकर वो वहाँ से विचलित हो जाता है। अब इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अब अशोक कहीं युद्ध नहीं करता है। यहाँ इतना ज़्यादा लेवल मार काट के हम रद्द कर देता है, जान लीजिए। तो इसके 8वें वर्ष यहाँ कलिंग युद्ध होता है। ये किसके? वहाँ का नंदराज राजा था। कौन? नंदराज राजा था और अशोक के बीच में हुआ। किसमें? अशोक के बीच में। यहाँ अशोक क्या होता है? विजयी होता है। यहाँ से अशोक क्या करता है? छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? युद्ध को, यानी भैरी घूस को त्याग देता है, यानी ये हथियार को छोड़ देता है। यही सबसे बड़ा गलती है किया कौन? अशोक ने। देखिए कहीं आप नॉर्मल रहिए,
या नॉर्मल होने का मतलब एकदम नॉर्मल ना हुई है, अगर समुद्र खारा ना होता तो उसे आज लोग पी जाते हैं। तो यहाँ अशोक ने हथियार छोड़ा, हथियार इस कदर से छोड़ा कि इसका साम्राज्य मौर्य वंश की समाप्ति यहीं, अब इसके बाद आपका पता नहीं दिखाई देगा मौर्य साम्राज्य का, इससे ऊपर अब मौर्य साम्राज्य नहीं जाता है। तो इसका लास्ट में आपका वृद्धि देखिए, लास्ट में इसका सेनापति स्वयं इस तरह से इनका डर खत्म हो जाता है कि इसका पुष्यभूति शुंग वंश की स्थापना करता है, पुष्यभूति वंश इसका सेनापति ही मार देता है, किसको, वृद्धत को। तो हम यहाँ देखेंगे नंदराज अशोक, यहाँ अशोक विजय होता है, ये कलिंग युद्ध होता है। यहाँ से इन्होंने क्या त्याग देता है, ये त्याग देता है क्या, हथियार, हथियार को त्याग देता है। अब इसके बाद ये अपने भतीजे निग्रोध से, किससे, निग्रोध, निग्रोध से क्या करता है, प्रेरणा लेता है, किसका, बौद्ध धर्म का, किसका, बौद्ध धर्म का। इसका भतीजा इज्जत देखता था, तो उसका भतीजा हमेशा एकदम ध्यान लगा कि योग की अवस्था में आप जानते हैं रुद्रक योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध लेते हैं, किससे, योग और रुद्रक से लेते हैं। तो इसका भतीजा जब देखते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, एकदम ऐसे ही बैठा रहता था योग की अवस्था में। ये अशोक कहते हैं ये क्या कर, कहते इससे शांति मिलती है। तीनों ने प्रेरणा किससे लिया, अपने भतीजे निग्रोध से लिया। अच्छा, शिक्षा किससे लिया, उपगुप्त से, किससे, उपगुप्त से क्या लिया, शिक्षा लिया। शिक्षा किससे लिया, उपगुप्त से। अब इसके बाद हम देखते हैं इन्हें इसके बेटा कौन है, महेंद्र, कौन, महेंद्र इसके बेटा, और बेटी समित्रा, कौन, समित्रा। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इन दोनों को कहाँ भेजा, श्रीलंका। कहाँ पर, श्रीलंका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म के कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। अब इसके बाद इन्होंने अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया। क्या किया, अभिलेख लिखवाना। अभिलेख की इन्होंने लिखवाना क्या, अभिलेख इनकी अभिलेख कितने भाषाओं में है, इनकी अभिलेख 4 भाषाओं में कुल, कितने भाषाओं में, 4 भाषाओं में। कौन से, भारत में कौन सा है, ब्राह्मी लिपि, कौन है, ब्राह्मी लिपि। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान, इसका पूरा नाम नहीं लिखते, ये लिखने लायक है ही नहीं, इसका पूरा नाम लिखा जाए, खरोष्टी, इसमें खरोष्टी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अफगानिस्तान, कौन, अफगानिस्तान। ये इसके अफगानिस्तान के ऊपर क्या पाया जाता है, सेंट्रल एशिया, क्या है, सेंट्रल एशिया। कौन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यही से आपके मध्य एशिया से आ रहा है, आपको बताए हैं। तो अफगानिस्तान में किस भाषा में पाया गया है, अरमाइक, इसमें अरमाइक, किस भाषा में, अरमाइक। और आपका ग्रीक में ग्रीक लिपि, कौन सा, ग्रीक लिपि, ठीक है, ग्रीक लिपि। इन 4 भाषाओं में आपका पाया गया है। अब हम देखते हैं एक बात, यहाँ से यहाँ कलहर की आपके कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। एक आप इसे नोट करके लिख लीजिए, आप लोग नोट करके, हाथी गुफा अभिलेख, क्या, अभिलेख। हमें यहाँ से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती, क्या मिलती है, जानकारी किसकी, कलिंग युद्ध की जानकारी। और इस अभिलेख को कौन लिखवाया, उड़ीसा के राजा खारबेल ने। कहाँ, उड़ीसा के राजा खारबेल, कौन, खारबेल ने लिखवाया इसे। हम क्या देखे अभी हमने देखा इसके 8वें वर्ष कलिंग युद्ध होता है, कब, 1969 BC में राज्याभिषेक होता है। इसके जस्ट 8वें वर्ष बाद क्या होता है, कलिंग युद्ध होता है। यहाँ पर नंदराज और अशोक के बीच होता है। यहाँ अशोक मार काट के एकदम रद्द कर देता है, यहाँ से ये युद्ध को त्याग देता है, यानी हथियार को ही त्याग देता है। फिर निग्रोध अपने भतीजे से प्रेरणा लेता है, किसका, बौद्ध धर्म का। उपगुप्त से शिक्षा लेता है। महेंद्र और बेटी समित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेज देते हैं, श्रीलंका भेज देते हैं। हम इसके बाद आते हैं अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख यानी पत्थर में लिखा जाता है, पत्थर में जो भी लिखा जाता है उसी को अभिलेख कहते हैं। 4 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 4 भाषा में है, 4 भाषा में। भारत में ब्राह्मी लिपि सबसे ज़्यादा इसी लिपि में लिखा गया, सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में। उसके बाद पाकिस्तान में खरोष्टी विधि, पाकिस्तान का नल्ला है ये। अफगानिस्तान अरमाइक, ग्रीक में ग्रीक लिपि में। हम अब देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग की जानकारी हमको मिलती है, ये उड़ीसा के राजा खारबेल ने लिखवाया।
अब इनके अभिलेख को कौन पढ़ा, किसने पढ़ने में सफलता पाई, ये देखते हैं। इनके अभिलेख को पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी। ये कहीं पर सम्राट अशोक, कहीं पर मगध सम्राट, कहीं पर प्रियदर्शनी और कहीं पर ये अशोक लिखवाए हैं। तो इनके अभिलेख को पहचानना ही बहुत टफ हो गया था। ये है कौन, 4 नाम से, हर जगह हर किसी नाम से। तो इनके अब देखते हैं इनके अभिलेख को पढ़ने में कौन सफलता पाया। इनके अभिलेख का सबसे पहले पढ़ने का प्रयास कौन किया, सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास जेम्स पैंथर है। कौन, जेम्स पैंथर। कौन, जेम्स पैंथर। क्या ये पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए। अब इसके बाद कौन करते हैं प्रयास, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ये इनके अभिलेख को सिद्ध करती है कि जो प्रियदर्शनी है या जो अशोक है या जो मगध का सम्राट, क्योंकि ये देखिए इनका मगध, क्या ये मगध ये उस समय सबसे बड़े राजा के रूप में अशोक को ही जाना जाता था। जब इन्होंने लिखा मैं मगध का सम्राट, तो जेम्स प्रिंसेप ने सिद्ध कर दिया नहीं ये अशोक ही हैं। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई। इनका नाम सबसे ज़्यादा क्या है, प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी सबसे ज़्यादा। और इसके बाद इनके अशोक, प्रियदर्शनी के साथ अशोक कहाँ लिखा गया, किस अभिलेख में लिखा गया है, आपको ये देखना है। गुर्जरा, किसमें, गुर्जरा। ये कहाँ पाया जाता है आपका, एमपी में पाया जाता है। और एक मास्की है, क्या है, मास्की। ये कहाँ पाया गया आपका, एक नेत्तूर है। कौन, नेत्तूर। और एक है उदय गोलान। क्या है, उदय गोलान। यहाँ तीनों जगह ये कहाँ पाया गया, कर्नाटक। कहाँ पर, कर्नाटक में। यहाँ पर अशोक लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को नहीं भूलना, गुर्जरा और मास्की को तो भूलना ही नहीं है। यहाँ पर प्रियदर्शनी के साथ भी अशोक लिखा गया है। किस अभिलेख में, गुर्जरा जो कि एमपी में है, मास्की, नेतुर, उदय गोलान। 3 बार बोलिए आप लोग, जल्दी 3 बार, बस 3 बार से चौथी बार नहीं। पहले बोलिए गुर्जरा कहाँ है, एमपी में है। मास्की कहाँ है, मास्की, नेतुर, उदय गोलान। मास्की, नेतुर, उदय गोलान। मास्की, नेतुर, उदय गोलान। मास्की, नेतुर, उदय गोलान। बोलिए जहाँ भी बैठे हैं, मास्की, नेतुर, उदय गोलान। ये कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ पर ये प्रश्न ये बहुत बार पूछा जाता है, फेवरेट प्रश्न है, जान लीजिए। प्रियदर्शनी। अब हम देखते हैं इनके और अभिलेख। एक भब्रू अभिलेख है। कौन है, भब्रू अभिलेख। ये कहाँ पाया गया, आपका राजस्थान पाया गया। इस अभिलेख में क्या, इस अभिलेख में बोले हैं मगध का, क्या, मगध सम्राट अशोक, इन्होंने ये बोला है। इसकी जानकारी किसी पुस्तक में लिखा गया, किस पुस्तक में, त्रिपिटक में भब्रू अभिलेख का चर्चा है। भब्रू अभिलेख इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये चारों, ये आपका गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदय गोलान, फिर भब्रू अभिलेख। अगर अभिलेख से प्रश्न आता है, 7 छोटे छोटे अभिलेख हैं, 14 बड़े अभिलेख हैं, तो यहाँ देखेंगे कि 3-4 प्रश्न आपका यहाँ से प्रश्न पूछने बहुत ज़्यादा है नहीं। गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदय गोलान, ये 3 कर्नाटक में, 1 एमपी में, 1 भब्रू अभिलेख राजस्थान में, ये अलग अलग जगह है। इसके बाद अब इकट्ठा आ जाएंगे आपका। अब 7 छोटे अभिलेख देखेंगे, क्या, 7 छोटे अभिलेख देखेंगे। आपके साथ कंटेंट जो भी शेयर किया जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप इसे पेपर तक अपने पास रख सकते हैं तो देखिएगा आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे जो भी पढ़ा रहे हैं, आपका हिस्ट्री से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके बाद 7 छोटे अभिलेख, 7 छोटे अभिलेख, क्या, अभिलेख। अब हम इसे देखते हैं, 7 छोटे अभिलेख। देखिए एक पाया गया है मेरठ, एक यूपी। ये मेरठ है, क्या है, ये यूपी हो गया आपका, ये हरियाणा हो गया। ये यहाँ क्या पाया गया, मेरठ। और यहाँ टोपरा, क्या, टोपरा। ठीक है। इन दोनों अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक, कौन, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का है। फिरोज शाह तुगलक, कौन, फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आता है, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में, तुगलकाबाद में। कहाँ पर, तुगलकाबाद में ले आता है। टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आता है, दिल्ली ले आता है। एक होता है कौशाम्बी अभिलेख। कौन, कौशाम्बी अभिलेख।
कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी, इनकी प्रिय पत्नी अशोक की कौन थी? कारूबाकी। अशोक की प्रिय पत्नी कारूबाकी। कौशाम्बी अभिलेख में इनकी चर्चा है, किसकी? कारूबाकी। कारूबाकी इनकी प्रिय पत्नी का ये चर्चा है। इस अभिलेख को अशोक कहाँ ले आते हैं? अशोक इलाहाबाद में ले आते हैं। इस समय प्रयागराज हो गया है इलाहाबाद, ठीक है। अशोक कहाँ ले आते हैं? इलाहाबाद। कौन? अशोक। अशोक। हमने क्या देखा? हमने पहले देखा टोपरा और मेरठ, जो कि एक यूपी में एक हरियाणा में है। इन अभिलेख को दोनों को कौन है? फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आते हैं? दिल्ली में, तुगलकाबाद में। इसके बाद देखते हैं कौशाम्बी अभिलेख को अकबर ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं? इलाहाबाद ले आते हैं। इस अभिलेख में किसकी चर्चा है? कारूबाकी की चर्चा है। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे नेपाल। किसमें? नेपाल में एक है रूमनदेई। कौन? रूमनदेई। रूमनदेई। इस अभिलेख में किसकी चर्चा है? टैक्स और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था की चर्चा। ये अभिलेख सब क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा। रूमनदेई सबसे छोटा अभिलेख है। ये टैक्स और इसमें अर्थव्यवस्था की चर्चा है। हमारा कितना हो गया? टोपरा हो गया, मेरठ हो गया, रूमनदेई हो गया। अब हम देखते हैं आपका कौशाम्बी। 4 हो गया। अब 3 बिहार में। कहाँ? बिहार में। बिहार में 3 एक ही साथ है। एक है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, लौरिया अरिराज। एक रामपुरवा। कौन? रामपुरवा, ठीक है, रामपुरवा। ये तीनों अभिलेख कहाँ पाए गए हैं? बिहार में पाया गया है। कहाँ पर? बिहार में। और इसमें मोर का चित्र बना है। किसमें? लौरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र है। क्या है? मोर का चित्र है आपका। अब हम सातों हमारा अभिलेख हो गया। एक बार हम देखते हैं इन सातों अभिलेख को। टोपरा, देखिए आप लोग बोलते जाइए, अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं ना, आपको याद भी हो जाएगा। एक पहले बोलिए टोपरा। टोपरा कहाँ पर है? हरियाणा में। मेरठ कहाँ है? यूपी में। इन दोनों अभिलेख को कौन लाता है? फिरोज शाह तुगलक लाता है। कहाँ ले आता है? दिल्ली ले आता है। कहाँ? तुगलकाबाद में। अब कौशाम्बी अभिलेख में किसकी चर्चा है? कारूबाकी, अशोक की प्रिय पत्नी की चर्चा है। इस अभिलेख को अकबर कहाँ ले आते हैं? इलाहाबाद ले आते हैं। आपका एक रूमनदेई जो कि नेपाल में है, वो सबसे छोटा। अगर याद नहीं आता सबसे छोटा तो जान लीजिए आपके बगल में एक छोटा सा देश है, वो नेपाल है। इसका सबसे बड़ी बात है, सबसे पहाड़ी एरिया रहने योग्य बहुत कम ही यहाँ एरिया है नेपाल में। तो सबसे छोटा क्या है? रूमनदेई अभिलेख है। इसमें टैक्स और अर्थव्यवस्था की चर्चा है। अब उसके बाद हमारा 3 है। कहाँ? बिहार में। आप लोग 2 बार बोलिए तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, रामपुरवा। एक बार और बोलिए लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, रामपुरवा। अब ये तीनों कहाँ है? बिहार में है। और लौरिया नंदनगढ़ में क्या है? मोर का चित्र इसमें बना है। अब हम देखते हैं 14 अभिलेख, अशोक के 14 अभिलेख। इन 14 अभिलेख को देखते ही अशोक सम्राट में है ही क्या, बस आपको इनका अभिलेख तैयार हो जाए, उसके बाद सब तैयार। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, क्या बड़ा बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इनके बड़े अभिलेख को देखते हैं, इनके बड़े अभिलेखों को देखते हैं। पहला क्या है? अहिंसा। इनके 14 अभिलेख क्या है? 14 अभिलेख। हम इनके बड़े अभिलेख को देखते हैं। 14 अहिंसा। पहला क्या है? अहिंसा। पहला अहिंसा है। दूसरे में क्या है? ये कलिंग युद्ध के बाद ये हिंसा की ओर एकदम हिंसा छोड़ ही देते हैं, ये अहिंसा की तरफ बढ़ जाते हैं उसी समय। तो इसके बाद हम देखते हैं अहिंसा पहले में। दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है आपका? चिकित्सा। क्या है? चिकित्सा। चिकित्सा। इसमें दक्षिण भारत के राजा चेर चोलपांड सतीपुत्र श्रीलंका, यानी दक्षिण भारत के जो राजा थे, आपको अभी आपके सिलेबस में है नहीं, राजपूत है, वो भी दक्षिण भारत के हैं सब। तो इसमें उन्हीं राजाओं का चर्चा किया गया है। चेर चोलपांड दक्षिण भारत के राजा हैं। दक्षिण भारत के राजा, दक्षिण भारत के राजा की चर्चा कौन कौन से हैं आपके? देखिए, चेर, चोल, पांड, सतीपुत्र, श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। श्रीलंका। यहीं पर महेंद्र बेटा और बेटी सुमित्रा को अशोक भेजते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। इस समय जो कि श्रीलंका कर्ज से एकदम डूबा हुआ है। तीसरा नंबर हम देखते हैं
श्रीलंका जल्दी उबर भी नहीं पाएगा। इस जिस स्थिति में चल रहा है श्रीलंका, इस स्थिति में गुजर भी नहीं पाएगा। अभी इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति आपका पाकिस्तान नल्ला काना है, और आएगा 100% आएगा। वो पूरी तरह से गिरवी रखा जाएगा, और रखा चुका है, गिरवी का रखा चुका है। तो ये तो आगे चलकर ठीक हो, पाकिस्तान गिरवी रखाने वाला है। अभी हम आपका उस पर भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी क्या स्थिति चल रही है नल्ला का जानना उसका जरूरी है। जो इतना फुदकता रहता है, कहीं तो ISIS लश्कर तैयबा उसकी ये संगठन वो चलाता है छिपे रुस्तम में। अभी आपको जानते हैं लश्कर तैयबा को सन 2026-11 हुआ था, वो जाके 2019 में उसको चीन वीटो लगा देता था, उसको मानता ही नहीं था आतंकवादी। तो वीटो का कितना असर पड़ता है, वीटो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए इस समय, और वीटो मिलेगा भी अभी आगे चलकर हम लोगों को। तो देखते हैं श्रीलंका, यहाँ पर चेरचोलपांड सतीपुत्र श्रीलंका। अब तीसरे में क्या है, 3 अधिकारी, 3 से याद करिए, 3 अधिकारी, 3 से 3 अधिकारी, 3 अधिकारी कौन कौन से अधिकारी हैं, ये हैं राजू, कौन राजू, युक्तक और प्रदेशक। इसमें राजू इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते थे, हर 5 ईयर पर रिपोर्ट देते थे, क्या रिपोर्ट तैयार करके देते थे। चौथा में क्या है, भैरी घोष, यानी युद्ध को त्याग देते हैं, भैरी घोष को त्याग कर क्या करते हैं, धम्म घोष, क्या धम्म घोष। पांचवा में क्या है, पांचवा में धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति होती है, क्या होती है, नियुक्ति होती है। अब छठवें में क्या है, छठवें में आपका है जन कल्याणकारी, क्या है, जन कल्याणकारी। सातवें में क्या है, धार्मिक समन्वय, क्या है, धार्मिक समन्वय। ये सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है क्या, धार्मिक समन्वय। इसलिए सबसे बड़ा कौन है, ये धर्म को सबसे ज़्यादा मानता है। देखिए धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है, अगर किसी मुद्दे पर इस समय जिस तरह से चल रहा है हालात, अभी देखिए कल या परसों ही श्रीलंका भारत को बोला है कि अगर आप श्रीलंका को सरकार चलाने से कोई बचा सकता है तो भारत बचा सकता है, उसके विदेश मंत्री बोले हैं। तो इसके यहाँ के श्रीलंका के विदेश, यहाँ आपके बांग्लादेश के विदेश मंत्री बोले हैं। तो धार्मिक का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्या, धार्मिक। ऐसा कहा जाता है कि अगर धर्म में आप फंसा कि पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी क्या होता है, उसमें फंसा रहता है। यानी कुछ भी कहेंगे, अगर धर्म का मामला आ जाएगा तो वहाँ वो उसमें फंस जाते हैं, क्या गलत है क्या सही है किसी को नहीं दिखाई देता है। तो इसी तरह से एक ट्रिक के हिसाब से समझ लीजिए कि धर्म क्या है, सबसे बड़ा है। तो धार्मिक समन्वय अभिलेख सबसे बड़ा है, इससे चाहे जैसे आप याद करिए जरूर। धार्मिक समन्वय 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है। 8वें क्या आता है, धम्म यात्रा, क्या, धम्म यात्रा। 8वें वर्ष कहाँ जाते हैं, 10वें वर्ष गया जाते हैं। और 20वें वर्ष कहाँ जाते हैं, लुम्बिनी, कहाँ पर, लुम्बिनी। 9वें में क्या है, छोटे त्योहारों पर रोक, छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। 10 में क्या है, छोटे त्योहार पर रोक लगा देते हैं। उसके बाद धम्म का महत्व, क्या है, धम्म का महत्व। 11 में क्या है, अशोक कहते हैं मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, यानी ब्राह्मणों को क्या करें, न सताएं, ब्राह्मणों को न सताएं। और इनके 12वां अभिलेख में क्या है, स्त्री महामात्र, क्या है, स्त्री महामात्र। 13 में क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा, किसकी, कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध की चर्चा क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा है, किसकी, युद्ध की। 14 में क्या है, अशोक प्रेरित करते हैं धार्मिक जीवन जीने के लिए, क्या, धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये हमारा 14 अभिलेख हो गया। इन 14 अभिलेख को आप देख, सिर्फ इनके अभिलेख हैं, अभिलेख को आपको याद होना चाहिए। अशोक में कुछ है नहीं, सिर्फ अभिलेखों को याद कर लिया आपका सब कुछ बन जाता है।
पहले अभिलेख में क्या है, अहिंसा, दूसरे अभिलेख में क्या है, हमने क्या देखा, चिकित्सा है। क्या है, चिकित्सा। देखिए 2 नंबर पर कोई काम आता है तो चिकित्सा। ऐसे किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए। पहले पर अहिंसा है, अहिंसा क्यों छोड़े, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने अहिंसा की ही तरफ बढ़े, हिंसा को छोड़ देते हैं यानी युद्ध को छोड़ देते हैं। तो पहले पर अहिंसा हो गया, दूसरे पर क्या है आपका चिकित्सा। इसमें दक्षिण भारत के राजाओं की चर्चा की गई, चेर चोलपांड सतीपुत्र श्रीलंका। तीसरे में क्या है, 3 अधिकारी। कौन, 3 से 3 अधिकारी, याद कर लीजिए, ट्रिक है, 3 से 3 अधिकारी। कौन कौन से अधिकारी थे, राजू युक्त प्रदेशक। चौथा में क्या है, भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष। भैरी घोष क्या होता है, युद्ध, और धम्म को यानी धर्म को अपना लेते हैं। इसके बाद इन्होंने पांचवें क्या बोला है, इन्होंने पांचवें क्या बोला, धम्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं। छठवें क्या बोला, जन कल्याणकारी। सातवां क्या है, धार्मिक समन्वय। धार्मिक समन्वय सबसे बड़ा इनका अभिलेख है। आठवें का है धम्म यात्रा। 10वें वर्ष कहा जाते हैं गया। 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं। 9वें क्या है, नवम क्या है, छोटे त्योहारों को प्रतिबंध लगा देते हैं। 10वें का है धम्म का महत्व है। 11वें का है मेरे अधिकारी ब्राह्मण को न सताएं। 12वें क्या है, स्त्री महामात्र। 13वें क्या है, कलिंग युद्ध की जानकारी यानी चर्चा है। 14वें क्या है, यानी ये अशोक कहते हैं कि जो है धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं अपने प्रजाओं को। ये प्रेरित नहीं कर यानी फोर्स लगा के नहीं करते, किसी को दबाव नहीं है। जो मानना चाहे माने, जो ना मानना चाहे ना माने, फ्री कर रखते हैं, बस उनको प्रेरित ही करते हैं। अब इसके बाद हम इनके प्रशासन देखते हैं, इनके प्रशासन किस तरफ थे या इनके शिल्प देख लेते हैं। वास्तुकला इस समय कैसा था, इस समय वास्तुकला उच्च कोटि का था। कैसा था, उच्च यानी विकास की तरफ था। वास्तुकला जैसे आप लोग जानते हैं, सारनाथ क्या है, अशोक का, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। सारनाथ में अशोक स्तंभ किसके समय बना, अशोक ने ही बनवाया। सांची की स्तूप कहाँ है, सांची की स्तूप आप लोग बताइए तो, सांची की स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप देखिए आपका अशोक स्तंभ कहाँ है, अशोक स्तंभ, स्तंभ कहाँ है, सारनाथ। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है, ये बनारस, अब जिसे वाराणसी जानते हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री इस समय क्या है, सांसद हैं। और दूसरा क्या है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप क्या है, स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है, एमपी में है। तीसरा नंबर क्या है आपका, यक्षनी की मूर्ति, यक्ष और यक्षनी की मूर्ति, यक्ष और यक्षनी की, यक्षनी की क्या है, मूर्ति है, मूर्ति। ये कहाँ है, ये बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। इस समय यानी क्या था, बढ़ई और कुम्हार का उच्च श्रेणी के थे। क्या थे, उच्च श्रेणी के थे। अब हम इनके प्रशासन पर आते हैं। क्या, प्रशासन, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन। पहले हम देखते हैं पुलिस को उस समय क्या कहा जाता था, पुलिस को उस समय राक्षीन कहा जाता था, राक्षीन, राक्षस नहीं, राक्षीन। इसके बाद हम देखते हैं न्याय कैसी थी, न्याय था कंठक शोध और धर्मस्थली, कंठक शोध और धर्मस्थली। कैसा, धर्मस्थली। इसमें क्या थी, इसमें आपका चोरी हो गया, नॉर्मल चीज होता था। इसमें फौजदारी, इसमें क्या था, कंठक शोध में इसमें मार काट होता था। ये मार काट की इसमें सुना जाता था, देखा जाता था, मार काट। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, गुप्तचर को क्या कहा जाता था, गुड़ पुरुष, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते थे। क्या होते थे, 2 प्रकार के, एक स्थाई यानी एक जगह रहते थे, एक अस्थाई। इनकी सेना कैसा था, इनकी सेना 2 प्रकार से थे। इसकी सेना कितनी थी, 2 प्रकार की थी। सेना कैसी थी, 2 प्रकार, वो भी एक स्थाई होता था, स्थाई, और एक अस्थाई। ऐसा कहा जाता है इनकी सेना नंदू से बड़ी थी। किससे, नंदू से बड़ी थी, किससे, नंदू से बड़ी थी। अब हम देखते हैं चौथा, जो कि टैक्स वसूलता था उसे क्या कहते थे, जो कृषि देखता था उसे क्या कहते थे, कृषि जो देखता था, जो कृषि देखता था उसे सीताध्यक्ष, क्या, सीताध्यक्ष। और जो टैक्स को वसूलता था उसे समहारता। उसके बाद देखते हैं जो खनन को अपराध्यक्ष, ठीक है। इस तरह से इनके प्रशासन थे।
क्या थे, इनके प्रशासन थे। और कोषाध्यक्ष सन्निधाता, कोषाध्यक्ष सन्निधाता, क्या सन्निधाता इस तरह से होता है। और जस्टिन एक है, कौन है, एक जस्टिन है, जस्टिन ने अशोक के सैनिकों को क्या कहा, ये लुटेरों का फौज है। कौन, अशोक के सैनिकों को लुटेरों का फौज कहा, लुटेरों का फौज जस्टिन ने। इसे आपको एक लाइन का आंसर है, ठीक है, इसे आप याद रखिए। इस तरह से आपका मौर्य सम्राट, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, आपको कोई दबाव नहीं या कहीं किसी तरह का फाउंडेशन है। एक बार हम इसे रिपीट करवा देते हैं, आपका जितना पढ़ाए हैं। इनका शिल्प यानी शिल्प व्यवस्था यानी बढ़ई लोहार कहीं कैसा हुआ करते थे, उच्च कोट हुआ करते थे। देखिए उसी में आपका है एक अशोक स्तंभ, कहाँ है, सारनाथ में है, अशोक के इस समय बना था। सांची के स्तूप अशोक के इस समय बना था, एमपी में। ये छछनी की मूर्ति कहाँ है, आपका एमपी में है। उसके बाद हम देखते हैं इसके प्रशासन देखते हैं। प्रशासन में पुलिस को राचिन कहा जाता था, न्याय को कटशोध और धर्मस्थली दो प्रकार के हुआ करते थे। मारकाट इसमें देखा जाता था, चोरी वोरी इसमें धर्मस्थली, नॉर्मल चीज धर्मस्थली में देखा जाता था। उसके बाद आते हैं गुप्तचर, गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था, ये स्थायी होते थे और एक अस्थायी होते थे। उसके बाद हम सेना देखते थे, सेना दो प्रकार के रखा जाता था, स्थायी और अस्थायी। एक ऐसा कहा जाता था इनकी सेना नंदों से बड़ी थी, और इनकी सैनिकों को जस्टिन ने क्या कहा, लुटेरों का फौज कहा। उसके बाद हम देखते हैं कृषि को कहा जाता था, सीताध्यक्ष कहा जाता था, टैक्स को संहारता, खनन को अकराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता। इस तरह से इसको अब अगर पढ़ेंगे तो अभी हम सम्राट अशोक की ही बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा पढ़ने को कोई औचित्य नहीं है। बस आपका समय बर्बाद होगा और कंटेंट आपके लगे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो कि आप लास्ट समय में उसे रिविजन नहीं कर सकते। जो कि आप देखिए अपने हिसाब से ही, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। हम एक बार और आपका रिविजन करा देते हैं जितना पढ़ा है। अशोक का जन्म कौन होता है, 304 BC में होता है, 304 BC में होता है। उसके बाद इनके पिता कौन है, बिंदुसार हैं। इनके पिता कौन है, बिंदुसार थे, ठीक है। इनके भाई बड़े कौन थे, सुसीम थे, और ये 2-3 अशोक थे। ऐसा कहा जाता है अशोक ने 99 भाइयों को क्या मारकर राजा बना था। सुसीम को क्या कश्मीर भेजा जाता है, जब विद्रोह होता है कश्मीर में तो कश्मीर को दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम असफल होते हैं विद्रोह दबाने में, फिर बिंदुसार अशोक को भेजते हैं। उस समय अशोक एमपी यानी अवंती का राज्यपाल थे, तो वहाँ जाते हैं, कहाँ, कश्मीर जाते हैं, उस विद्रोह को समाप्त कर देते हैं यानी दबा देते हैं। वहाँ पर जितनी विद्रोह थे सबको मार देते हैं। वहाँ श्रीनगर की स्थापना होता है। इसके बाद वो आते हैं 269 BC में, 69 में इनका क्या होता है, ये राजाभिषेक कराते हैं। इसके बाद ये और ख़तरनाक हो जाते हैं यानी और निर्दयी हो जाते हैं। 261 BC में ये कलिंग युद्ध होता है। यहाँ पर बूढ़े बच्चे सबको मार देते हैं। इसके बाद ये हथियार को त्याग देते हैं, धर्म भैरव घोष को त्याग देते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं। ये अपने भतीजे निगृत से बौद्ध धर्म की प्रेरणा लेते हैं और शिक्षा कैसे लेते हैं, उपगुप्त से शिक्षा लेते हैं। अपने बेटे महेंद्र और बेटी सुमित्रा को कहाँ भेजते हैं, श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसके बाद ये अभिलेख लिखवाना कहाँ से सीखते हैं, ईरान के राजा डेरी से अभिलेख लिखवाना सीखते हैं। और इनके अभिलेख 4 भाषाओं में कौन सा, भारत में कौन सा है, ब्राह्मी लिपि, अब पाकिस्तान है नल्ला में किसमें है, खरोष्टी विधि, अफगानिस्तान में अरमाइक में ग्रीक लिपि है। इसके बाद हम देखते हैं इनके कि कौन कौन से नाम इनके अभिलेख में है। अब प्रियदर्शनी सबसे ज़्यादा अभिलेख में लिखा गया है। उसके बाद अशोक है, उसके बाद मगध सम्राट लिखवाए हैं। इनके अभिलेख को कौन पढ़ा है, इनके अभिलेख को पढ़े हैं आपके जेम्स पैंथर नहीं पढ़ पाए, पढ़ने में असफलता पाए, जेम्स प्रिंसिप पढ़ पाए। इनके एक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी उसमें मिलती है। कौन लिखा है, उड़ीसा के राजा खारबेन ने लिखवाया। इनके अभिलेख भगरू अभिलेख कहाँ है, आपका राजस्थान में है। इस अभिलेख में आपका मगध सम्राट अशोक लिखवाते हैं। इसी अभिलेख में सिर्फ मगध का सम्राट अशोक इस अभिलेख में लिखा गया। त्रिपिटक पुस्तक में इसकी चर्चा भी है। अब हम देखते हैं अशोक कहाँ कहाँ पाया गया। प्रियदर्शनी के साथ अशोक भी लिखा गया है, वो है गुर्जरा कहाँ है, एमपी में है। मास्की, नित्तूर, उदयगलान, ये तीनों कहाँ है, कर्नाटक में है। ये आपको चारों याद होना चाहिए। भब्रू अभिलेख हो गया आपका, और एक गुर्जरा, मास्की, नित्तूर, उदयगलान ये हो गया। अब हम देखते हैं 7 छोटे अभिलेखों को। इनके 7 छोटे अभिलेख कौन कौन से हैं। पहले है रोमन दही, कहाँ पाया जाता है, ये नेपाल में। टैक्स और अर्थव्यवस्था से मतलब इसमें चर्चा किया गया। उसके बाद देखते हैं टोकरा हरियाणा में, मेरठ यूपी में। इन दोनों अभिलेखों फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का होता है। ये दिल्ली लेता है, कहाँ, तुगलकाबाद में ले आता है। कौशाम्बी अभिलेख, इसमें उनकी प्रिय पत्नी कारूबागी थी, उसकी चर्चा है। इस कौशाम्बी अभिलेख को अकबर कहाँ ले आते हैं, इलाहाबाद में ले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका बिहार में 3 है, लौरिया, नंदन
नंदनगढ़, लौरिया, अरिराज, रामपुरवा, ये तीन बार बस बोलिए आप लोग। लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरिराज, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरिराज, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरिराज, रामपुरवा। लौरिया नंदनगढ़ में आपका क्या है, मोर का चित्र है। इसके बाद ये हमारा सातों हो जाता है और हम 14 अभिलेख में आ जाते हैं। सबसे इनका पहले अभिलेख, 14 अभिलेखों में पहला अभिलेख कौन है, अहिंसा। इस अभिलेख में अहिंसा के बारे में लिखा गया है। दूसरे में क्या है, चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत के राजाओं की चर्चा है। इसमें 6, 5 सतीपुर, श्रीलंका। तीसरे में क्या है, 3 अधिकारी राजू युक्त प्रदेश और सबसे इंपॉर्टेंट राजू होता है, 5 वर्ष में रिपोर्ट तैयार करके देते थे, राजा को देते थे। चौथे में क्या है, धर्म घोष, भैरव घोष को त्याग कर धर्म घोष अपना लेते हैं। पांचवें में क्या है, धर्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं पांचवें में। उसके बाद छठे में जन कल्याण का, सातवें में धार्मिक समन्वय सबसे बड़ा आपका ये अभिलेख है। आठवें का है धार्मिक यात्रा, धम्म यात्रा। 10वें वर्ष कहाँ जाते हैं, गया जाते हैं। 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं। 9वें में क्या है, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। 10वें में क्या है, धर्म का महत्व। 11वें में क्या है, मेरे अधिकारी ब्राह्मण को नष्ट है। और 12 में आपका क्या है, आप कलिंग, 12 में आपका ये स्त्री महामात्र है। 13 में क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14 में क्या है, ये प्रेरित करते हैं धार्मिक जीवन जीने के लिए अपने प्रजाओं या जिनको भी सबको कहते हैं धार्मिक जीवन जी सकते हैं आप लोग। अब इनके प्रशासन पाते हैं या इनके शिल्प इसमें बढ़ई और कुम्हार उसमें उच्च कोटि हुआ करते थे। अशोक के स्तंभ सारनाथ में है, जो कि अशोक ने ही बनवाया। सांची के स्तूप अशोक के समय कहाँ बना है, एमपी में बना है। अब ये शैक्षणिक मूर्ति कहाँ है, बिहार में ही है। इनके प्रशासन पर आते हैं, राक्षिण पुलिस को कहा जाता था। न्याय 2 प्रकार की होती, कंठशोध और धर्मस्थली। कंठक में मार काट के देखा जाता, धर्मस्थली में क्या जाता था, फौजदारी ही देखा जाता था। इसमें धर्मस्थली में चोरी वोरी नॉर्मल देखा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं आपका गुप्तचर, उसमें गुप्त पुरुष कहा जाता था। ये 2 प्रकार के होते, स्थायी और अस्थायी। इनकी सेना भी 2 प्रकार से, स्थायी और अस्थायी। इनकी सेना को कहा जाता था, ये नंदों से बड़ी थी और इस सेना को इन्होंने कहा, कौन, जस्टिन ने कहा, ये लुटेरों का फौज है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं टैक्स को वसूलता था जो कोकोशा महारता और जो कृषि देखता था सीताध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद हम ये देखते हैं खनन कराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता। आपका इस तरह से सम्राट अशोक समाप्त होता। अब इसके बाद हम आपको राजपूत काल, हर्षवर्धन के बारे में आगे चलाएंगे। देखिए आप लोग जो भी पढ़िए अपना सीमित कंटेंट बनाइए। सीमित कंटेंट को बार बार याद करिए, बार बार रिपीट करिए, ना कि असीमित कंटेंट बनाकर सीमित ही रिवीजन करना, ऐसा ना हो। आज सीमित रिवीजन कीजिए और सीमित कंटेंट रहे, सीमित सिलेबस रहे जो आपका सिलेबस में दिया है। आप लोग बचिए ना किसी भी प्रकार से। और यूट्यूब से कैसे सिलेक्शन होता है हम आपको दिला के दिखाएंगे बहुत जोश और जुनून के साथ। आप लोग बस हमारे साथ तैयार रहिए, देखते रहिए। और ऐसा है कि आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही मेहनत के बाद बनाया गया है। और सब अभी तक जितना यूपी टेपीएससी में पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग देखकर जो भी पढ़ाते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। अभी तक जो आया है और जो पूछे जाने की संभावना है, ये नहीं कि हम उठा दें आपका यूपीएससी यूपीपीएससी, ये सब नहीं करना। हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ पेट में क्वालिफाई बढ़िया रैंक लाना है। इससे ही मतलब रखते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए